नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी जो कि सन 2025 का जो क्रिमिनल अपील नंबर 1 है उसकी ये जजमेंट है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट को सेक्शन 354 और 506 इंडियन पीनल कोड के जो प्रोविजन जो सेक्शंस हैं उससे रिलीफ ग्रांट की थी। और सेक्शन 354 जिसे कहते हैं कि आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, और 506 जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन को कहते हैं। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, मीन्स किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एलिगेशंस लगाई जाती हैं तो उनकी एलिगेशन में इतना सब्सटेंस तो होना चाहिए जो स्टैच्यूटरी लैंग्वेज होती है जो सेक्शन की, उनके जो स्टैच्यूटरी लैंग्वेज के जो थ्रेशोल्ड को मीट कर सके। तो इसलिए इन्हीं ग्राउंड्स पे जो अपीलेंट्स हैं उनको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन आधार पे अपीलेंट को यहाँ पर रिलीफ ग्रांट की थी। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि जो अपील है, तो देखिए ये बताया कि जो अपील है वो जो चैलेंज की गई थी वो 8 जनवरी 2021 की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया था। और एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 482 सीआरपीसी में फाइल की गई थी। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है वहां पे एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। उन ऑर्डर का जो ऑर्डर निकल के आया था उस एप्लीकेशन में उसको चैलेंज किया था। वहां पर अपीलेंट ने क्वैशिंग के लिए चार्जशीट जो क्वैश के लिए यहाँ पर प्रेयर मांगी थी। जो क्राइम नंबर 100 जो था वो सेक्शन थे 354 और 506 इंडियन पीनल कोड के अंदर, जो कि हाई कोर्ट ने जो उनकी जो प्रेयर थी उसको टर्न डाउन कर दिया था। अब यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट और रिस्पोंडेंट हैं वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 है और एक अपीलेंट है, वो एक डायरेक्टर है एक जॉइंट कंसर्न कंपनी के, सो कंपनी है। उनका जो शेयर होल्डिंग था अपीलेंट का 3:1 था, अपीलेंट का 3 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 का 1 रेशो था। अब रिकॉर्ड रिवील करता था कि कुछ एलिगेशंस थी और काउंटर एलिगेशंस लगाई गई थी कि कंपनी के जो फाइनेंस को मैन हेल्डेड किया गया है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम उसको यहाँ पर डील नहीं कर सकते क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप होगा प्रेजेंट एडजुडिकेशन के। अब कंटेंट्स क्या कहते हैं कि जुलाई 2019 को अपीलेंट ने एक कम्युनिकेशन थी जिसे एनेक्शा P2 पे लगाया गया है, और उन्होंने जो कम्युनिकेशन थी वो दी थी कि पार्टनरशिप को वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये फैक्ट भी अभी डिस्प्यूटेड है। और 20 जुलाई 2019 को रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक कंप्लेंट थी, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर में वहां पर फाइल की थी और एलिगेशंस लगाई थी अपीलेंट के ब्रदर के अगेंस्ट में और अपीलेंट A1 इन द चार्जशीट दोनों के अगेंस्ट में यहाँ पर एलिगेशंस लगाई थी कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है इनका वर्क प्लेस एट जो एंड आल्सो द अलेज द थ्रेट ऑफ मर्डर का भी एक एलिगेशन लगाई थी। कंप्लेंट्स के जो कंटेंट्स हैं यहाँ बताए गए हैं। और लेकिन जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की गई थी तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी गई थी 6 अगस्त 2019 को, लेकिन 14 अगस्त 2019 को कंप्लेंट फाइल की गई थी एप्लीकेशन नंबर 156(3) के अंदर लगाई गई थी सीआरपीसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में। वहां पर ये प्रेयर मांगी थी कि जो कंप्लेंट है उसे लॉन्च नहीं किया जा रहा है और ना ही इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो और जो रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी थी उनके भी कंटेंट्स ये यहाँ बताए, उसके कंक्लूजन्स बताए गए हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद सीजेएम ने 20 जुलाई अगस्त 2019 को एप्लीकेशन को परस्यू करते हुए डायरेक्शन दी कि कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। 4 सितंबर 2019 को FIR जो है वो रजिस्टर्ड हो गई थी 354 और 506 इंडियन पीनल कोड। जो प्रेजेंट अपीलेंट हैं जो कि उनको A2 बनाया गया है, उनको एक्यूज्ड नंबर 2 बनाया गया था। सर्टेन जो पोर्शंस थे उनके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए गए थे उस कंप्लेंट में। और साथ में बताया कि जब प्रेजेंट कंप्लेंट जो कंप्लेंट ने उसके बाद जो कंप्लेंट ने जो फाइल करने के बाद अपीलेंट और उनके ब्रदर ने भी एक कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में डाली थी और जो चार्जेस लगाए गए थे उसमें
criminal breach of trust, cheating और siphoning of the funds for the partnership concern। और अब यहाँ पर जो बताया कि अपीलेंट जो कि और अक्यूज नंबर 1 जो है उन्होंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी और प्रोटेक्शन मांगी थी, अरेस्ट से प्रेयर मांगी थी और जो एफआईआर जो है उसको क्वैशिंग की भी प्रेयर मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया, लेकिन प्रोटेक्शन दे दी थी अरेस्ट की जब तक फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट नहीं की जाती हो। उसके बाद चार्जशीट थी वो फाइल की गई 10 जनवरी 2020 को और सेक्शन जो अबव सेक्शन नेम्ड बताए गए हैं जो, और इसमें ये बताया गया था कि जो स्टेटमेंट की कंप्लेनेंट थी और स्टेटमेंट ऑफ द अपीलेंट और विटनेसेस थे और स्टेटमेंट ऑफ द अपीलेंट अंडर सेक्शन 164 वो उससे पाया गया कि ऑफेंसेस हैं वो बनते हैं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स थे वो उसके यहाँ बताए गए हैं उसमें। और अब यहाँ पर जो है फिर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स की गई थी उसके यहाँ पर कंटेंट्स बताए गए कि अपीलेंट ने फिर बाद में 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग की चार्जशीट को क्वैश करने के लिए एक एप्लीकेशन जो पिटीशन थी वो फाइल की थी 10 जनवरी 2020 की थी जो चार्जशीट थी, और फिर उसके बाद जो कॉजनेंस ले लिया गया था 24 जून 2020 को, और फिर साथ में जो स्टे मांगा था फर्दर प्रोसीडिंग्स में अपीलेंट के अगेंस्ट में, और जो क्राइम केस नंबर सो एंड सो, ट्रायल केस नंबर सो एंड सो जो कि पेंडिंग था सिविल जज जूनियर डिवीजन गौतम बुद्ध नगर, और लर्नर सिंगल जज ने प्रेयर को रिफ्यूज कर दिया, मींस कोई रिलीफ थी वो ग्रांट नहीं की, और ऑब्जर्व ये किया कि मैलिशियस और मैलिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो जो उसी को ही इंटरफेयर किया जा सकता है जो हाई कोर्ट की जो इनहेरिट पावर्स होती है। और साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं और हाई कोर्ट जो है उसमें एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि अंडरटेक भी नहीं कर सकती जो फैक्ट्स को माइक्रो एग्जामिन करे और एविडेंस को, ताकि प्रोसिक्यूशन के केस को पीछे किया धकेला जा सके, मींस थ्वार्ट किया जा सके। तो ये लेकिन जो प्रेयर थी कि प्ली ऑफ बेल की जो प्रेयर थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और इसमें प्रेयर मांगी थी कि जो डायरेक्शंस हैं वो कंसर्न कोर्ट को दी जाएं इन दिस रिगार्ड, तो उस प्रेयर को उन्होंने हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि वो प्रेयर जो है बेल की वो कंसिडर करें अपने मेरिट्स पे, और अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि वो कंसर्न कोर्ट में पेश हों 45 दिन में जो टाइम बताया गया था, और तब तक उनको प्रोटेक्शन दी थी कोई भी कोर्सिव स्टेप्स हैं उनके अगेंस्ट में नहीं लिया जाए। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए जो सीनियर काउंसिल थे अपीलेंट के और कंप्लेंट के, और अपीलेंट ने कहा कि जो रिकॉर्ड देख के समझा जा सकता है कि सबमिशंस क्या थे कि पहले एक एप्लीकेशन थी 156(3) की 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कंप्लेंट थी 14 अगस्त 2019 को, वो रजिस्टर्ड हुई थी, सेम एलिगेशंस लगाई थी, लेकिन जो फैक्ट जो है वो लर्नड मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो फैक्ट को छुपाया गया था, और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये सबमिट निकल के आया था कि कोई ऑफेंस 354 और 506 का बनता नहीं है, और डिस्प्यूट जो राइजेस हो रहे हैं वो कंपनी अफेयर्स और मैनेजमेंट की तरफ से मींस ओरिजिनेट हुए हैं, मींस अराइज हुए हैं, और अपीलेंट को ये कहा गया कि अपीलेंट को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, और एफआईआर और चार्जशीट में कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करता कि ऑफेंस जो है अपीलेंट और कोई भी अपीलेंट ने ऑफेंस किया हो, और ना ही कंप्लेनेंट ने किसी प्रकार का बात बताई है। जो 156(3) के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और एक 1 लाइन चार्जशीट थी वो स्टेट करती थी कि एलिगेशन जो है अपीलेंट के अगेंस्ट में प्रूव हो रही हैं, इसलिए एफआईआर थी वो मोटिवेटेड थी, और कंप्लेनेंट के पास इंटेंशंस हैं कि वो फ्रॉड कर सके, और इसी इंटेंशंस और एक्शंस को अनअर्थन्ड किया गया है। सेवरल केसेस भी फाइल किए गए हैं अगेंस्ट देम। कंप्लेनेंट ने इसको अपोज किया था, उसने कहा था कि अटेम्प्ट ये किया जा रहा है कि डिस्प्यूट्स को पेंट किया जा रहा है कि कंपनी अफेयर्स के ऊपर दिखाया जा रहा है, लेकिन अपीलेंट और ब्रदर ने अनड्यू एडवांटेज ली थी कंप्लेंट की और ब्लैकमेल भी किया था। एफआईआर और जो स्टेटमेंट है 161-164 सीआरपीसी में वो साफ क्लियर करते हैं कि जो एक्यूज नंबर 1 है उन्होंने इनएप्रोप्रिएट एडवांसेस किए थे, और ये इसलिए कि वो कंप्लेंट है वो फाइल करना चाहती थी, और अपीलेंट ने डिग्रेड किया था उनको एक अब्यूजिव लैंग्वेज बोल के, जिसकी वजह से उनको फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हुई है, और अपीलेंट ने कई रेलेवेंट फैक्ट्स को कंसील किया है, और जैसे क्रिमिनल हिस्ट्री, और जिसमें कंप्लेंट्स जो है वो फाइल किए गए थे दूसरे पर्सन्स ने अदर देन कंप्लेनेंट ने, कि दूसरे पर्सन्स ने भी उनके अगेंस्ट में फाइल की थी और कुछ जजमेंट्स पर रिलाई किया था। अब कोर्ट ने कंसिडर किया कि सोल क्वेश्चन को इस कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि चार्जेस जो लगाए गए हैं अपीलेंट के केस में
क्या एक्स फेशिया बनते हैं जो रिकॉर्ड से, और इसलिए जस्टिफाई करना ठीक रहेगा कि हाई कोर्ट ने अगर रिफ्यूज कर दिया था क्वैश ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो अपनी पावर इन्वोक करते हुए 482 सीआरपीसी में, तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया है। तो जो इमीडिएटली रिकॉल करने के बाद जैसे ये निकल के आया कि चार्जशीट जो फाइल की गई थी वो ऑफेंसेस थे 354 और 506 इंडियन पीनल कोड में, और जो वारंटिंग करते थे कि अपीलेंट और अक्यूज नंबर 1 को ट्रायल फेस किया जाए। और यहाँ पर कहा कि वेल सेटल्ड है कि जब कंसीडर करते हैं एप्लीकेशन 482 सीआरपी से, कोर्ट जो है वो मिनी ट्रायल नहीं करती, बल्कि ये सेटिस्फाई होती है कि जो प्राइम फेशिया जो कि ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। तो बिना देखे हुए माइन्यूटली एग्जामिनेशन और रिकॉर्ड को किए मैंने सब पहले ये चीज़ देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस भी है एलिगेशंस में जो जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड ऑफ स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है वो बनता हो। तो पहले चीज़ तो कोर्ट ने ये देखा। और अब पहले से सेक्शंस क्या कहते हैं 354 वो बताते हैं, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंस टू ऑडरेट हर मॉडेस्टी, और 503 जो है वो क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया, 506 पनिशमेंट बताई गई है। और परस्यू करने के बाद 354 आईपीसी को पढ़ने के बाद ये निकल के आया कि जो ऑफेंस जो है वो वुमेन के अगेंस्ट में किया जाना होना जरूरी है, और क्रिमिनल फोर्स भी अप्लाई किया होना चाहिए, और इसका पर्पस जो है वो आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंशन उनकी आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए होना चाहिए कोड में। और जो मॉडेस्टी का क्या मतलब है, जो कि एक एसेंशियल एस्पेक्ट है सेक्शन, और यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है किसी प्रकार का जो ऑफेंस जो 354 इंडियन पीनल कोड में मॉडेस्टी की जो डेफिनेशन है वो नहीं डिफाइंड है। और कहा कि ये डिस्कशन इस सेक्शन पर डिस्कशन करना इनकम्प्लीट होगा जब तक रूपन दियोल बजाज की जो जजमेंट है उसको अगर हम रेफरेंस बना लें। तो उस जजमेंट का जो पैराग्राफ नंबर 14 था रूपन बजाज की, उसमें बताया था कि मॉडेस्टी जो है वो डिफाइंड नहीं है इंडियन पीनल कोड में। और फिर एक शॉर्ट और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें बताया गया था मॉडेस्टी जो है वो क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडेस्ट इन रिलेशन टू द वुमेन मींस वुमेन्स प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर, स्क्रूपुलस चेस्टी ऑफ थॉट, स्पीच एंड कंडक्ट। तो ये डेफिनेशंस के बारे में बताया गया था, और इस डेफिनेशन के जो कंटेंट्स थे यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। अब यहाँ पर कहा कि जब ऑब्जर्वेशंस को हम होल्ड करते हुए डिस्कशन जो मेजर सिंह की जजमेंट थी उसको हाई स्टीम में देते हुए ये एस्केप नहीं किया जा सकता कि जो ऑब्जर्वेशन जो है वो होनी चाहिए सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट और मिलिड्यू ऑफ जो टाइम के हिसाब से, और इम्पोर्टेंट टुडे जो इंटरप्रिटेशन जो है हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे क्या आती है, मींस हमारे सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको नज़र में देखते हुए क्या हमारे जो उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन किया कर सकते हैं। तो एक जजमेंट थी अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश, उसकी जजमेंट को भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर कहा कि जो इस फैक्ट्स को इंस्टेंस केस में देखते हुए जो कंटेंट्स थे एफआईआर के, जो स्टेटमेंट जो थी फाइनल रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, और स्टेटमेंट 164 सीआरपीसी में कंप्लेंट की ली थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि प्राइम फेशिया थे जो इंग्रेडिएंट्स के उसको भी वो भी नहीं बनते हैं इस केस में। जो रिकॉर्ड जो है वो साइलेंट है कि किस प्रकार का मीन्स जो किसी प्रकार का फोर्स या फिर कोई बैल्ड अब सिर्फ बैल्ड एजर्शंस के अलावा किसी प्रकार का जो फोर्स है वो कैसे यूज किया गया तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ बैल्ड एजर्शंस ऑफ मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट लिखा गया है कि उस कंप्लेंट को हुआ है एप्लीकेंट के से अपीलेंट से हुआ है कंप्लेंट को। अब यहाँ पर कहा है कि एक वेल सेटल्ड है कि जो मेंस रिया है उसे एस्टेब्लिश करना जरूरी है, और जो समथिंग बेटर कि वेग स्टेटमेंट से कुछ वो बेटर होता है मेंस रिया, और जो कि कोर्ट के समक्ष लानी चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अनेक्शर्स जो रेफर किए गए थे जैसे एफआईआर और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और जो कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ चार्जशीट थी, कोई भी किसी प्रकार की डायरेक्ट एलिगेशन नहीं थी, ना ही किसी प्रकार का एविडेंस था जो एट्रीब्यूट करता हो कि अपीलेंट की किसी प्रकार की मंशा थी। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये कहना नहीं कहा जा सकता कि जो केस जो है 354 का वो अपीलेंट के अगेंस्ट में बनता हो। और अब यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट ने एक सेक्स लगाया है कि जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बताया कि जो ऑफेंस 503 को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या जरूरी है, जो डेफिनेशन है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की 503 के अंदर बताई है। उसमें बताया है थ्रेटनिंग अ पर्सन विद एनी इंजरी टू हिज और हर पर्सन रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर तीसरा इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होना चाहिए पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन विच जिसमें पर्सन जो है इंटरेस्टेड हो। और फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो थ्रेट जो है वो इंटेंशनल होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो
जो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए वो, लेकिन वो करता हो या फिर इसी और जो अवॉइड कर रहा हो कि इसी प्रकार की एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेट्स पे करने के लिए, तो मींस इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं 353 के। और फिर टू कॉज पर्सन टू ओमिट टू डू एनी एक्ट, मींस उसी पर्सन को कोई काम नहीं करना है लेकिन वो लीगली इंटाइटल्ड टू डू है, लेकिन ऐसे में मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेट, अगर वो नहीं करता है तो वो चीज मीन्स डेफिनेशन बताइए 506 की, जो इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में ये बताया गया 506 की। तो पनिशमेंट जो बताई गई थी वो प्रिस्क्राइब्ड है 506 के अंदर, और जो कि 2 साल तक की है। तो ये सब ये जो पोर्शन है इंग्रेडिएंट्स हैं 506 की, जो सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एनालाइज किया गया है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि मनिक तनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट थी, जिसमें 3 जजेस ने अफर्म्ड की थी उस जजमेंट को, जो परमिंदर कौर और स्टेट ऑफ पंजाब की थी। जो प्रिंसिपल्स जो बताए गए थे 506 के, वो फॉलोइंग टर्म्स में थे, वो इस सारे कंटेंट्स यहाँ पर बताए गए। अब रिसेंट जजमेंट भी आई थी शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। अब यहाँ पर बताया कि ये जजमेंट भी रेफरेंस लेती है मनिक तनेजा की, जो अंडरस्कोर करती है कि जो इंपॉर्टेंस क्या है, मटेरियल और एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड में प्लेस होनी चाहिए, जिससे डिमॉन्स्ट्रेट हो सके इंटेंशन की, मींस जो अक्यूज्ड की जो इंटेंशन है वो डिमॉन्स्ट्रेट होनी जरूरी है। और सिर्फ स्टेटमेंट बता देना कि कोई किसी प्रकार की इंटेंशन नहीं थी, तो ऐसे में जो ऑफेंस है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। और जो क्या निकल के आता है जजमेंट से कि ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो उसमें प्राइम फेशियल एस्टेब्लिश करना जरूरी है। इंटेंशन जो है वो साफ साफ नजर आनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, और जो कि जो जिसे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एविडेंस से, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड से। अब कहा कि इस स्टेज पे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो है वो जो स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रायल अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो रिजल्ट्स इन्वेस्टिगेशन के और जो मटेरियल गैदर किया गया है जो कि रिकॉर्ड में है, वो डिस्क्लोज करना चाहिए कि किस प्रकार का कि जो ऑफेंस जो हुआ है उसका बारे में डिस्क्लोजर होना जरूरी है। लेकिन जो एफआईआर जो इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी और चार्जशीट जो रिप्रोड्यूस की गई है उससे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होता है कि जो ऑफेंस है वो अपीलेंट ने किया हो। तो ये मींस इन्होंने एफआईआर चार्जशीट और जो इन्वेस्टिगेशन थी कोर्ट ने यहाँ पर इसको एनालाइज किया और कहा कि प्राइम फेशियल केस नहीं बनता। अब ऑरल सबमिशंस थे, उसमें अर्ज किया गया था कि जो स्टेटमेंट्स हैं 161 164 सीआरपीसी को अगर रीड किया जाए कलेक्टिवली, वो डिस्क्लोज करना चाहिए कि ऑफेंस जो है वो कमिट किया अपीलेंट ने। लेकिन अब ये रिस्पॉन्स था, वो सबमिशन था ऑन द बिहाफ ऑफ अपीलेंट, और यहाँ पर कहा कि कोई भी ऑफेंस बनता नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे जो कंप्लेनेंट ने सबमिशन दी है। जो पोजीशन ऑफ लॉ जो है वो बताती है कि जो एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो सेटल्ड होनी चाहिए। और एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति की, जिससे ऑथर किया गया था, एक ऑनरेबल जज हैं इसी कोर्ट के। और अब कहा आर्गेंडो की जो सबमिशंस को लर्नड सीनियर काउंसिल के जो सबमिशंस को एक्सेप्ट भी किया जाता है, हम स्टेटमेंट को भी एग्जामिन करते हैं 161 64 सीआरपीसी में, सर तब भी हमारा कंक्लूजन रहेगा कि कोई भी प्राइम फेशियल ऑफेंस नहीं बन रहा है अपीलेंट के पार्ट पे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब उस जो रेफरेंस थी स्टेटमेंट का 161 का, उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। अब कोर्ट ने कहा कि न्यूमरस ओकेजन में जो पावर हाई कोर्ट की होती है कि वो क्वैश करने के लिए प्रोसीडिंग्स, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो 482 सीआरपीसी में क्वैश की जा सके। स्कोप जो है वो रिक्वायर नहीं करता है कि जो डिवोट करे सब्सटेंशिएटिव पोर्शंस ऑफ जजमेंट देयर टू, और सिर्फ इमीडिएट रेफरेंस पे। अब यहाँ पर कुछ फ्यू प्रोनाउंसमेंट्स आई थी, उसको यहाँ पर कोर्ट ने देखा है कि जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की थी, और एक दूसरी कई जजमेंट थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एनईपीसी इंडिया लिमिटेड की। तो कई जजमेंट को यहाँ पर एनालाइज करने के बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एल मुन्नी स्वामी की जजमेंट थी, यहाँ पर एनालाइज किया। तो कहा कि इन सारी जजमेंट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारा व्यू ये है कि जो उन सबका सम टोटल किया जाए सर्कमस्टांसेस को, सबमिशंस और डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पे, और यहाँ पर किसी प्रकार का पॉइंट आउट नहीं हो रहा कि अपीलेंट ने किसी प्रकार का ऑफेंस किया हो कंप्लेनेंट पे। तो इन द व्यू ऑफ मैटर की जो जजमेंट थी, इम्पिंग जजमेंट थी हाई कोर्ट की इलाहाबाद की, जो पास की गई थी एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो एक्स कॉन्सिक्वेंशी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी जो राइजेस हुई थी उसे क्वैश किया जाता है प्रेजेंट अपीलेंट में। तो यहाँ पर अपीलेंट की जो अपील थी वो अलाउ किया, और इस साथ में कहा कि जो क्लैरिफाई करते हैं जो ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ प्रेजेंट अपीलेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, कोई व्यू जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जो दूसरे जिनको अक्यूज्ड बनाया गया उनमें। इसमें कहा कि जो लॉ जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऑन इट्स कोर्ट्स में। पेंडिंग एप्लीकेशन को सबको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।